हमने मल्टीवर्स का पोर्टल खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो हमारी ही दुनिया दांव पर लग चुकी है। क्या हो अगर हमारी यूनिवर्स की बाउंड्रीज वहाँ खत्म ना होती हो जहाँ की हम अब तक सोचते आए थे, यानी कि हमारी पृथ्वी के अलावा और भी अनंत पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर मल्टीवर्स में जाने का रास्ता ही खोज निकाला, लेकिन इस नई खोज के साथ एक ऐसी तबाही आ गई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अलग अलग दुनियाओं को जोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती बन गई और फिर शुरू होती है अपनी पृथ्वी को एक दूसरी एविल पैरेलल पृथ्वी से बचाने की जंग। सो इससे आगे क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी ब्रांड न्यू सर्वाइवल साईफाई सीरीज में। अब कहानी की शुरुआत कैथरीन नाम की एक वैज्ञानिक से होती है जो कि यूनिवर्स के स्पेस टाइम पर रिसर्च करते हुए नासा की सबसे बड़ी फैसिलिटी में काम किया करती है। कैथरीन पिछले कई सालों से लगातार पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी पर काम कर रही थी। उसे लगता है कि हमारी ही पृथ्वी जैसी और भी पृथ्वियां हो सकती हैं। सो अगर वो किसी तरह से दूसरी पैरेलल दुनियाओं में जाने का रास्ता खोज ले तो वो अलग अलग पृथ्वियों से आधुनिक तकनीक हमारी दुनिया में ला सकती है और इससे तो हमारी दुनिया और बेहतर बन जाएगी। अब इसी रिसर्च के दौरान एक दिन कैथरीन को फाइनली सफलता मिल ही गई और उसे एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से सिग्नल्स मिलने लगते हैं, यानी कि वहां से भी कोई हमारी यूनिवर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। वहीं कैथरीन तो इस सिग्नल को देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि अब उसकी इतने सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी और वो अब बिना कुछ ज्यादा सोचे ही अपनी इस पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स उन्हें भेज देती है ताकि अगर उस दुनिया के वैज्ञानिकों के पास पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी हो तो वे यहाँ आ सकें। हालांकि अभी कैथरीन को अंदाजा तक न था कि उसने उस दूसरी पृथ्वी के लोगों को अपने इस यूनिवर्स में आने का इनविटेशन देकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। कैथरीन इसके बाद अपनी इस खोज को नासा ऑफिशियल्स और यूनाइटेड नेशंस के सामने बता भी देती है, लेकिन अब उसके कोऑर्डिनेट्स भेजने के कुछ ही घंटों के बाद पृथ्वी के बाहर ऑर्बिट में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलने लगता है और जब तक पृथ्वी पर कोई कुछ भी समझ पाता कि उसके पहले ही अब उस पोर्टल से बहुत सारे अजीब से डिवाइसेस आकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में लैंड करने लगते हैं और ऐसा हर एक देश में हो रहा था। जिसके बाद अब शुरू में हर एक कंट्री फैसला करती है कि चूंकि ये डिवाइसेस उनकी अपनी दुनिया के नहीं हैं और ये खतरनाक भी हो सकते हैं, सो कोई भी इनके करीब नहीं जाएगा और वे इनसे दूर ही रहकर इन पर रिसर्च करेंगे। दुनिया में हर और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। जब तक कि किसी को इन अजीब डिवाइसेस का पता नहीं चल जाता तब तक सारे ही स्कूल्स ऑफिस सब बंद रहेंगे और आम जनता को अपने घरों में रहने को कहा जाता है ताकि आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिवाइसेस पर नजर रख सकें। यानी कि इस एक घटना से अचानक से पूरी ही पृथ्वी थम गई। वहीं वैज्ञानिक अब पता कर लेते हैं कि ये डिवाइसेस हमारी पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत हैं। यानी कि कैथरीन ने जिस दूसरी पैरेलल यूनिवर्स की पृथ्वी से संपर्क किया था वे लोग हमारी दुनिया से कहीं गुना ज्यादा एडवांस सभ्यता होंगे। और अब कैथरीन ने उन्हें यहाँ आने की लोकेशन देने के बाद अब किसी को नहीं पता कि वे हमारी पृथ्वी के साथ क्या करेंगे, वरना तो अगर वे फ्रेंडली होते तो ऐसे पहले पोर्टल से इन खतरनाक डिवाइसेस को ना भेजते। और ये डिवाइसेस सभी देशों में सिर्फ उन्हीं जगहों पर गिरे थे जहाँ बड़े बड़े शहर और ज्यादा लोगों की आबादी हो। खाली जंगलों और रेगिस्तानी एरियाज में एक भी डिवाइस नहीं गिरा। अब तक कैथरीन भी समझ चुकी थी कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सो अब वो अपनी इकलौती बहन सोफी को अपने पास अपनी रिसर्च फैसिलिटी में आने को कहती है ताकि यहाँ वे एक साथ सेफ रह सकें। वहीं अब आने वाले कुछ दिनों तक सभी देशों के वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये डिवाइसेस कुछ भी नहीं कर रहे, बस उनके आसपास के एरिया की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। कैथरीन समझ गई कि कैसे इन डिवाइसेस की मदद से वे लोग हमारी दुनिया के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब तक बिल नाम के एक और प्रोफेसर ने इन एडवांस डिवाइसेस का रीजन ढूंढ निकाला। दरअसल बिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट था और वो अब दुनिया भर की डिवाइसेस की रिपोर्ट से जान लेता है कि ये डिवाइसेस तो अब समय के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को बढ़ाते ही जा रहे हैं, यानी कि वे इन डिवाइसेस से हर और तेज फ्लेयर्स छोड़ेंगे और अगर इन फ्लेयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हुई तो वे इंसानी ब्रेन्स को एक झटके में बंद कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। यानी कि ये सारे ही डिवाइसेस अब जल्द ही मास डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं जिससे उस फ्लेयर की जद में आने वाले लोग एक ही झटके में मारे जाएंगे
और अगर किसी को इनसे बचना है तो उन्हें जमीन के अंदर गुफाओं में या फिर मेटल के बने बंकरों में छिपना होगा। यानी कि उस दूसरी दुनिया के लोग तो यहाँ के सारे लोगों को एक झटके में खत्म कर देना चाहते हैं ताकि वे खुद हमारी पृथ्वी को हथिया सकें। बिल अब जल्दी से अपने इस नॉलेज को अपने बेटे हेनरी को बताता है, जो कि सरकार के डिफेंस डिपार्टमेंट में काम किया करता था, ताकि डिफेंस के अधिकारी आम जनता को जल्द से जल्द गहरी जगहों पर छुपने की वार्निंग दे सके और उनकी जान बचा सके। लेकिन अब हेनरी के सब कुछ अपनी सीनियर को बताने के बावजूद वो उसके पिता बिल की छोरी को नकार देती है। उसने कहा कि अगर उन्होंने एक साथ सारी दुनिया के लोगों को छिपने को कहा तो हर ओर पैनिक फैल जाएगा, देशों में सिविल वॉर छिड़ जाएंगी, सो वे पूरी दुनिया में ऐसे पैनिक नहीं फैला सकते। अब हेनरी को पता था कि उसके पिता की थ्योरी बिल्कुल सच है, वो खुद भी यहाँ इस मेटल के बंकर में सेफ रहेगा। सो वो अब खुद ही हर ओर सोशल मीडिया पर इसी मैसेज को शेयर करने लगता है ताकि सभी लोग जितना भी हो सके रिहायशी शहरों से दूर जाकर गहरी गुफाओं या फिर मेटल के स्ट्रक्चर्स में छिप जाएं, वरना तो जल्दी होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक में वे सब मारे जाएंगे। और अब सोशल मीडिया पर ये सब वायरल होने के बाद अब बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ शहरों से दूर भागने लगते हैं। इन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली सैरा की भी है, जो कि अभी अपने 2 बच्चों टॉम और एमिली के साथ शहर से बाहर निकलने का फैसला करती है। दरअसल सैरा का पति ऑलरेडी शहर से दूर जंगल में उनके फार्म हाउस पर मौजूद है। सो सैरा ने फैसला किया कि वो भी अपने बच्चों के साथ जल्दी वहां जाकर एक गुफा में छिप जाएगी और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक उनकी पूरी फैमिली वहीं छिपी रहेगी। लेकिन अब सैरा नोटिस करती है कि बाहर तो हर ओर ट्रैफिक जैम लग चुका है क्योंकि हर कोई भाग रहा था। तभी सबने ऊपर नोटिस किया कि अब आसमान में लाइट आना शुरू हो चुकी है, यानी कि वे डिवाइसेस अब जल्द ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लेयर्स को छोड़ने वाले हैं। सो सबको जल्दी से कहीं छिपना होगा। वहीं हर ओर तो गाड़ी फंसी हुई थी, तो सैरा समझ गई कि ऐसे तो वे कहीं नहीं जा सकते। सो वो शुरू में अलग अलग बिल्डिंग्स के अंडरग्राउंड पार्किंग से होते हुए आगे बढ़ने लगती है ताकि उन्हें कहीं नीचे छिपने की जगह मिल सके। लेकिन कोई भी पार्किंग इतनी गहरी नहीं थी कि उन्हें उस फ्लेयर अटैक से बचा सके। तो अब वो गाड़ी को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ पास वाले सबवे ट्रेन की टनल में जाने लगती है, क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे थी और उसके आसपास मेटल के स्ट्रक्चर्स भी होंगे। उन्हीं की तरह कई सारे लोग भी टनल्स में ही घुस रहे थे। वहीं अब आर्मी बेस में कर्नल ने नोटिस किया कि अचानक से उन फ्लेयर्स के बढ़ने से आसमान में उड़ रहे उनके सारे ही प्लेन्स अब एक एक कर नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं और तभी अब बेस की भी लाइट्स ग्लिच करने लगी। ये खतरे का संकेत था और कैथरीन समझ गई कि अब वो फ्लेयर हिट होने वाली है। सो वो जल्दी से अपनी बहन सोफी को कॉल कर उसे आगाह करने लगती है कि वो जहाँ कहीं भी पहुंची हो कि वो अभी जहाँ भी हो किसी अंडरग्राउंड जगह पर छिप जाए। जबकि सोफी, जो कि कैथरीन के पास ही आने की कोशिश कर रही थी, वो तो अब मेन रोड पर बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस गई। तो कैथरीन ने कहा कि वो चूंकि जंगल के ही पास है तो वो जल्दी से किसी गुफा को ढूंढे। और उसके ये बताते ही अब बिजली के साथ साथ फोन के सिग्नल्स भी बंद पड़ गए। वहीं आर्मी बेस में भी अब कर्नल जल्दी से अपने सारे सोल्जर्स को एक अंडरग्राउंड बंकर में जाने को कहता है। वहीं बाहर भी अब तक आसमान में हर ओर तेज रोशनी फैल चुकी थी। पूरी दुनिया में बहुत से लोग तो सड़कों या हाईवेज पर ही फंस गए और वे कहीं नहीं जा सकते। सो सोफी अब जल्दी से अपनी बहन के कहे अनुसार जंगल में भागने लगती है, जबकि शहरों में भी अब जितने भी लोग हो सके इस पावर आउटेज के बीच मेट्रो और ट्रेन टनल्स में घुसने लगते हैं। वहीं साइंटिस्ट कैथरीन और प्रोफेसर बिल समेत अब दुनिया के सभी इम्पोर्टेंट लोग सेफली अपने अपने मेटल के बने बंकरों में घुस गए और इसके बाद अब फाइनली वो फ्लेयर हिट हो ही जाती है। अब कई देर बाद माइक नाम का एक आदमी, जो कि अपने मेटल के टैंकर में छुप गया था, वो बाहर निकलकर देखता है कि बाहर तो अब हर ओर तबाही फैल चुकी है। उस फ्लेयर के हिट होने से आसपास की गाड़ियों में मौजूद सभी लोग एक झटके में मारे गए और यहाँ वो अकेला ही जीवित बचा था, क्योंकि वो दिमाग लगाते हुए अपने मेटल के टैंकर में छिप गया। वहीं शहर में भी हर ओर जितने भी लोग बाहर या अपने घरों में मौजूद थे, वे सब के सब एक झटके में मारे गए, जबकि सहरा अपने दोनों बच्चों के साथ टनल में छिपकर सेफ बच गई। यानी कि अब पृथ्वी की लगभग सारी ही आबादी समाप्त हो चुकी है। इस अटैक के बाद सिर्फ वे ही थोड़े बहुत लोग बचे, जो कि समय रहते या तो ट्रेन टनल्स या फिर बंकरों में छिप गए थे। सारा भी अब कुछ देर के बाद बाकी लोगों के साथ बाहर निकल कर देखती है
कि यहाँ तो बाहर अब कोई जीवित नहीं बचा। वहीं उन्होंने रियलाइज किया कि अब गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स और बिजली सब कुछ हमेशा के लिए बंद पड़ चुके हैं। सो अब कोई किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता। यानी कि अब सैरा को अपने दोनों बच्चों के साथ पैदल ही चलकर उनके पिता के जंगल वाले घर तक जाना होगा। तभी अब काफी देर चलने के बाद सैरा रास्ते में पड़ रहे एक स्टोर में घुसकर वहां से खाना लेने लगती है, क्योंकि उन्हें शहर से बाहर जाने से पहले अपने साथ राशन पानी लेना चाहिए ताकि उन्हें जंगल से फिर कभी वापस न लौटना पड़े। लेकिन अब इसी स्टोर में उन्हें वही लड़का माइक दिखाई देता है जो कि अटैक के समय पर अपने टैंकर में छिपकर बच गया था। लेकिन यहाँ तो माइक घायल हो चुका था और वो सैरा की फैमिली को देख उनसे मदद मांगने लगता है। उसने उन्हें सब बताया कैसे वो भी उस फ्लेयर से बचने के बाद अपने लिए राशन लेने इस स्टोर में आया था। लेकिन यहाँ के ओनर ने माइक की गन को देखकर समझ लिया कि वो उसे मारने आया है और इसके बाद तो उसके अटैक में माइक को चाकू लगने के बाद उसे खुद को बचाने के लिए यहाँ के ओनर को ही मारना पड़ा। सो चाकू से घायल माइक अब सैरा से मदद मांगता है कि चूंकि वो खुद नहीं चल सकता सो वो उसे पास वाले हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, वरना तो खून बहने से वो यही मारा जाएगा। हालांकि अब सैरा को तो बस अपनी ही पड़ी थी और उसने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ से सामान लेकर अपने रास्ते पर निकल जाएंगे और माइक अपने बारे में खुद ही सोच ले। अब ये सुनकर माइक ने गुस्से में सारा की बेटी एमिली को गन पॉइंट पर ले लिया। सो सारा अब वादा करती है कि माइक उसकी बेटी को छोड़ दे और फिर वे तीनों पास वाले हॉस्पिटल में जाकर उसके लिए मदद लेकर आएंगे। माइक अब सारा की बातों का भरोसा कर उसकी बेटी एमिली को छोड़ देता है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि सारा शायद से उसे झूठ बोल रही है, वो कोई मदद नहीं लाने वाली। और ऐसा था भी। सारा यहीं से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने रास्ते पर निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अब साइंटिस्ट कैथरीन जो कि आर्मी बेस पर थी, वो भी अब अटैक के बाद अपनी फैसिलिटी में आकर रियलाइज करती है कि अब यहाँ भी सब कुछ ठप पड़ चुका है। वे ना तो किसी से संपर्क ही कर सकते हैं और ना ही उन्हें पता ही चलेगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस अटैक के बाद कितने लोग जीवित बचे होंगे। वहीं कैथरीन को अपनी बहन सोफी की भी चिंता थी जो कि उस फ्लेयर अटैक के समय जंगल के पास एक रोड पर फंस गई थी। तो कैथरीन तो डरते हुए पहले उसे ढूंढने लगती है। उसने अब रोड पर जाकर देखा कि यहाँ सोफी की गाड़ी तो है, लेकिन लकीली बाकियों की तरह यहाँ सोफी की बॉडी कहीं नहीं थी। सो कैथरीन को इससे उम्मीद मिलती है कि वो कहीं न कहीं छिप गई होगी। हालांकि अब काफी देर आसपास जंगल में ढूंढने के बावजूद कैथरीन को अपनी बहन कहीं नहीं मिली, लेकिन उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि एक गड्ढे में छिपकर जीवित बच गई थी। अब कैथरीन को पता था कि इस बच्ची के पैंट्स नहीं बचे होंगे, सो वो अपनी बहन को ढूंढते हुए उस बच्ची को भी अपने साथ ले लेती है। जबकि अब तक आर्मी कर्नल भी कैथरीन को ढूंढते हुए आ चुका था, क्योंकि ऐसी बड़ी आपदा के बाद उन्हें कैथरीन की जरूरत थी जो कि उन दूसरे यूनिवर्स के लोगों के बारे में कोई जानकारी निकाल सके। हालांकि अब कैथरीन ने कहा कि वो पहले अपनी बहन सोफी को ढूंढेगी और उसके बगैर वो कहीं नहीं जाने वाली। सो अब कर्नल को ना चाहते हुए भी अपने सोल्जर्स के साथ घूम घूम कर सोफिया को ढूंढना पड़ता है। वहीं काफी देर तक मेन रोड के पास ढूंढने के बाद उन्होंने बाइनोकुलर से देखा पास की सुपरमार्केट से खाना चुरा रहे हैं। तो कैथरीन को लगा कि उसकी बहन भी बचने के बाद नीचे ही गई होगी। सभी अब जल्दी से नीचे उतरकर उसी स्टोर के पास जाते हैं, लेकिन अब सरप्राइजिंगली ऊपर से उन्हें जो भीड़ दिख रही थी, अब कुछ ही देर में यहाँ नीचे आने तक सब शांत हो गया। यहाँ अब किसी को कोई सर्वाइवर दिखाई नहीं देता। आसपास लोगों के सिर्फ सामान ही पड़े थे और इससे तो सब समझ गए कि यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। सो कर्नल अब जल्दी से अपने सोल्जर्स को सतर्क करता है क्योंकि उन्हें खतरे का आभास हो चुका था। तभी अब उन्हें एक ट्रक में कई सारे सर्वाइवर्स की बॉडीज दिख गई, यानी कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक के बाद भी यहाँ अब ऐसा कुछ है जो कि बचे हुए लोगों को मार रहा है। लेकिन ये है क्या? सभी अब ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास में मौजूद एक सोल्जर को किसी ने गोली मार दी। बाकी के सोल्जर्स उसी दिशा में अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये फायरिंग कौन कर रहा है और सोल्जर्स एक एक कर मारे जाने लगे। जबकि कैथरीन अब उस बच्ची के साथ स्टोर में घुस जाती है और तभी उसने देखा कि बाहर सबको मार कौन रहा था। दरअसल ये तो किसी प्रकार की एडवांस्ड मशीन है जो कि गोलियां तक फायर कर सकती है और उन्हीं से बचते हुए अब कैथरीन उस बच्ची से दूर भी हो गई।
तभी अब पीछे से कर्नल और उसके सोल्जर्स स्टोर में घुसकर उस रोबोटिक मशीन को मार गिराते हैं। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो छोटी बच्ची जो कि पहले कैथरीन से अलग होकर एक फ्रिज में जाकर छिप गई थी। जब सभी मेंबर्स उसे देखने जाते हैं तो यहाँ तो उसे उन डॉग्स ने पहले से मार दिया था। कैथरीन और बाकी सब समझ गए कि उस फ्लेयर के हिट होने से 99% से ज्यादा आबादी तो तभी मारी गई, और जो लोग अब बच भी गए हैं ये रोबोटिक डॉग्स उन्हीं का शिकार कर रहे हैं। अब फिर से ये डॉग्स वाली टेक्नोलॉजी इस पृथ्वी पर तो अभी कोई नहीं बना सकता, यानी कि वे दूसरी पृथ्वी के लोग बहुत एडवांस्ड हैं। वे तो अब इस पृथ्वी को पूरी तरह से खाली कर इसे खुद हथियाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं किसी को अभी ये नहीं पता। कैथरीन अब बाकी सोल्जर्स के साथ वापस से अपनी फैसिलिटी में आ जाती है ताकि इन रोबोटिक डॉग्स पर रिसर्च कर सके। अब कैथरीन ने ध्यान दिया कि सारे ही डॉग्स एक खास सिग्नल से ऑर्डर ले रहे हैं, सो वो जल्दी से इन्हीं सिग्नल्स का पीछा करते हुए फाइनली उस लोकेशन को ढूंढी निकालती है जहां से इन रोबोट्स को ये सिग्नल्स मिल रहे थे। और मैप में पता करने पर ये लोकेशन उनकी इस फैसिलिटी से ज्यादा दूर नहीं थी। सो यहाँ से फैसला किया गया कि कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ साइंटिस्ट कैथरीन को उसी लोकेशन पर ले जाएगा। क्या पता उन्हें वहां से कोई तरीका मिल ही जाए जिससे कि वे इन एडवांस्ड रोबोटिक डॉग्स को रोक सकें, क्योंकि ये तो अब तक हर ओर फैल चुके होंगे और आम नागरिक उनकी तरह इनसे लड़ भी नहीं सकते। अब अगली सुबह होते ही कर्नल कैथरीन के साथ उसी लोकेशन पर निकल पड़ता है, लेकिन अब जब वे काफी दूर चलने के बाद जंगल में पहुंच गए तो अब कर्नल समेत बाकी सबको भी उन्हीं रोबोटिक डॉग्स की आवाजें आने लगती हैं और वे सोल्जर्स के काफिले को चारों ओर से घेरकर उन पर फायरिंग करने लगे। जिसके बाद अब कर्नल ऑर्डर देता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और सभी सोल्जर्स अब काफी देर लड़ने के बाद फाइनली जंगल के पार निकल ही गए। हालांकि इस दौरान कर्नल के कई सारे और भी सोल्जर्स मारे जा चुके थे। कर्नल अब साइंटिस्ट कैथरीन से कहता है कि उसके सोल्जर्स कैथरीन को ही बचाते हुए शहीद हुए हैं, सो अच्छा होगा कि वो कोई न कोई तरीका ढूंढ निकाले जिससे कि वे उस दूसरी पैरेलल यूनिवर्स के लोगों से खुद को बचा सकें, क्योंकि ये सारी गलती शुरू से कैथरीन की ही है। ना ही वो उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी पृथ्वी की लोकेशन भेजती और ना ही ये सब होता। तो वहीं दूसरी ओर अब बिल अपनी पत्नी के साथ जल्दी से डिफेंस डिपार्टमेंट में जाने लगता है, क्योंकि वहाँ उसका बेटा काम किया करता था और बिल उसे ही लेने जा रहा है। लेकिन अब जब बिल और उसकी पत्नी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुँचे तो वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ भी बाहर बहुत से लोग मरे पड़े थे। इतना ही नहीं, यहाँ तो बेस के गेट्स भी खुले हुए थे, यानी कि ये लोग भी उस फ्लेयर से तो बच गए, मगर बाद में यहाँ उन रोबोटिक डॉग्स ने आकर बचे हुए सर्वाइवर्स को मार डाला। बिल और उसकी पत्नी तो अब अपने बेटे के लिए डर गई कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो और दोनों जल्दी से अब बेस के अंदर उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ अंदर भी हर तरफ सिर्फ तबाही फैली पड़ी थी और तभी उन्हें एक रूम से कोई हलचल सुनाई दी, जिसके बाद बिल जब उस दरवाजे को खोलता है तो अंदर से वही रोबोट निकला और वो बिल को गिराकर उसे भी मारने वाला था। लेकिन लकीली उस डॉग की बुलेट्स पहले ही खत्म हो चुकी थी, सो कोई फायरिंग नहीं होती और तभी पीछे से बिल की पत्नी उस रोबोटिक डॉग पर फायर कर उसे नष्ट कर देती है। अब बिल समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये रोबोटिक डॉग्स कहाँ से आ गए कि तभी उन्हें एक और इस पूरे डिपार्टमेंट की हेड दिखाई देती है। दरअसल ये वही बिल के बेटे की सीनियर है, जिन्होंने शुरू में बिल की चोरी को नकार कर आम जनता को वार्निंग नहीं दी और उसके बाद इतना नुकसान हो गया। अब वो सीनियर बिल को सब बताती है कि कैसे जब वो फ्लेयर हिट हुई थी तब वो और उनके सारे ही मेंबर्स इसी बेस में सेफ बच गए थे, लेकिन जब अटैक के बाद वे बाहर देखने गए तो तभी उन पर इन खतरनाक रोबोटिक डॉग्स ने अटैक कर दिया और उसके दोनों बच्चों समेत यहाँ मौजूद हर किसी को मार डाला। हालांकि अब बिल तो पहले अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बिल और उसकी पत्नी पहले सीनियर के दोनों ही बच्चों को दफनाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके बाद सीनियर ने रिवील किया कि बिल का बेटा भी उसी अटैक में ऑलरेडी मारा जा चुका है और वो भी अब उनसे माफी मांगकर कि उसने पहले उनका भरोसा नहीं किया, वो अब खुद को ही गोली मारकर सब खत्म कर लेती है। अब बिल ने जाने से पहले उस रोबोटिक डॉग को खोलकर चेक किया कि इसकी बाहरी बॉडी तो मेटल की बनी थी, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनिक टिश्यूज और नर्वस सिस्टम मौजूद है, यानी कि उस दूसरे अर्थ के वैज्ञानिकों ने टेक्निक में इतनी तरक्की कर ली
कि अब तो उन्हें खुद किसी से लड़ने की जरूरत भी नहीं बची। उन्होंने पहले अपनी फ्लेयर से इस पृथ्वी की ज्यादातर आबादी को साफ कर दिया और फिर अपने इन डॉग्स को, जो कि मेटल और ऑर्गेनिक लाइफ दोनों से मिलकर बने हैं, ये डॉग्स अब ऑर्डर मिलने पर यहाँ बचे हुए सर्वाइवर्स को मारकर पृथ्वी को साफ कर रहे हैं। अब बिल तो यहाँ से और डर गया कि इतनी उन्नत सभ्यता वाले लोगों से वे बच कैसे पाएंगे। वहीं अब बाहर जाने पर उन्हें अपने बेटे की बॉडी भी मिल गई, जो कि फ्लेयर के हिट होने के बाद शायद से उन्हीं से मिलने घर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे इन डॉग्स ने मार डाला। अब बिल और उसकी पत्नी अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार गले से लगाकर उसे भी अलविदा कह देते हैं। और फिर थोड़ी देर में जब उनका मन शांत हो गया तो बिल तो यहाँ से फैसला कर लेता है कि वो इस रोबोटिक डॉग की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स कर इनकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करेगा और वो उन दूसरी अर्थ के लोगों को यहाँ कब्जा नहीं करने देगा। बिल की पत्नी भी उसका साथ देने का वादा करती है, क्योंकि अब उनके बेटे की मौत के बाद उनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं बचा, इसलिए अब वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन दूसरी पृथ्वी के लोगों को हराना चाहते हैं। सो दोनों अब आसपास किसी लैब को ढूंढकर वहां इस रोबोटिक डॉग पर रिसर्च करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सारा भी अपनी फैमिली के साथ पिछले एक दिन से चल रही थी ताकि अपने पति के पास जा सके, लेकिन अब जब वे एक हॉस्पिटल के सामने से गुजर ही रहे थे कि तभी अंदर से एक डॉक्टर भागते हुए उन्हें मदद के लिए बुलाने लगता है। हालांकि सारा इस बार भी अपने काम से काम रखना चाहती थी, लेकिन इस बार उसके दोनों बच्चों के जिद करने पर वो मदद करने को मान ही जाती है। उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखा कि यहाँ कई सारे पेशेंट्स अब तक जीवित बचे हैं। डॉक्टर ने रिवील किया कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ वो एक ही डॉक्टर जिंदा बचा है, इसलिए कैसे भी करके सब कुछ वो अकेला ही हैंडल कर रहा है, लेकिन एक चीज को छोड़कर। और यहाँ उसने सारा को कई सारे न्यूबॉर्न बेबीज दिखाए जो कि इस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन उस फ्लेयर के अटैक में उनके माता पिता मारे गए। सो डॉक्टर ने कहा कि वो इन बेबीज को मरते नहीं देख सकता और उसे सारा और उसके बच्चों की मदद चाहिए ताकि वे सब एक साथ मिलकर इन बेबीज की देखभाल कर सकें। अब एमिली ने अपनी माँ सारा से कहा कि ये डॉक्टर कितना अच्छा है, जो दुनिया के खत्म होने पर भी दूसरे लोगों की मदद से पीछे नहीं हट रहा, वरना तो वो इन बच्चों को ऐसे ही छोड़कर कहीं भी भाग सकता था। सो उन्हें इस डॉक्टर की मदद करनी चाहिए। वैसे भी वे स्टोर में उस माइक नाम के आदमी को मरता हुआ छोड़कर आए थे, सो उन्हें दोबारा से गलती नहीं करनी है, इसलिए अब सारा भी मान गई। लेकिन तभी पीछे से सारा के बेटे टॉम ने आकर रिवील किया कि उसने किसी को देखा है। दरअसल ये तो माइक था जिसे कि वे कल के दिन उसी स्टोर में मरता हुआ छोड़ आए थे, लेकिन अब वो इसी हॉस्पिटल में बिल्कुल सेफ है। सो सारा अब शर्मिंदगी के साथ माफी मांगते हुए बहाना बनाती है कि उन्हें कल कोई डॉक्टर नहीं मिला, वरना तो वे उसे बचाने जरूर से वापस जाते। तभी पीछे से डॉक्टर आकर बताता है कि वो जब कल उसी स्टोर में सामान लेने गया था तभी उसे वहाँ माइक मिला और वो ही उसे कल यहाँ हॉस्पिटल में ले आया था और उसने उसकी जान बचा ली। अब सारा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने तो माइक को मरते हुए छोड़ दिया था। वहीं जब उसकी बेटी एमिली माइक से माफी भी मांगने गई तो सारा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि माइक ने स्टोर में उस पर गन पॉइंट की थी। अब वे बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी, यानी कि वे रोबोटिक डॉग्स अब यहाँ हॉस्पिटल में भी बचे हुए सर्वाइवर्स को मारने आ चुके हैं। वही अब उन सब में सिर्फ एक माइक ही था जिसने उन डॉग्स को देखा था, ऊपर से उसे गन भी चलानी आती है। सो वो अब बाकी सबको बिना कोई आवाज किए छिपने को कहता है और वो खुद सबको गार्ड करने लगा। लेकिन अब जब वे डॉग्स अंदर आए तो माइक उनकी संख्या को देखकर समझ जाता है कि वो अकेला उन सबको नहीं मार सकता। सो वो खुद भी छिपकर उनके जाने का इंतजार करने लगा। इसके बाद उसने सारा समेत बाकी सबको बताया कि वे इन डॉग्स को नष्ट नहीं कर सकते, तो अब उन्हें जितना भी हो सके बिना कोई आवाज किए इस हॉस्पिटल से निकलने का सोचना होगा। माइक सारे रास्ते के दरवाजों को लॉक कर उन्हें ब्लॉक करने लगता है ताकि उन डॉग्स को आगे बढ़ने में और टाइम लगे और वे भाग सकें। हालांकि अब डॉक्टर ने कहा कि वे तो भाग जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद इतने सारे पेशेंट्स और उन बेबीज का क्या होगा। वो अपने पेशेंट्स और बेबीज को मरने नहीं दे सकता। वहीं अब तक तो हॉस्पिटल में उन डॉग्स ने यहाँ मौजूद सारे ही पेशेंट्स को मारना शुरू कर दिया था। हर ओर से दर्द भरी आवाजें आने लगी, जबकि डॉक्टर जो कि बेबीज को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब माइक ने उसे समझाया
कि उसने बेबीज के रूम को लॉक कर उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो अभी उसके साथ भाग चले और वे बेबीज को कुछ ही घंटों के बाद वापस आकर चेक करेंगे। वहीं सेरा भी अपने दोनों बच्चों के साथ किसी तरह से छिप छिप कर हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। सेरा, उसके दोनों बच्चे, माइक और डॉक्टर सभी आखिरकार एग्जिट रास्ते पर मिलते हैं और वे फाइनली हॉस्पिटल से सेफली निकल ही गए। वहीं अब डॉक्टर ने ध्यान दिया कि जो दरवाजा माइक ने ब्लॉक किया था, रोबोट्स उन्हें खोज चुके हैं, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते और सेरा और माइक के समझाने पर डॉक्टर भी उनके साथ आगे बढ़ जाता है। पांचों अब पूरी रात चलने के बाद एक अबेंडन ऑफिस में आकर छिप गए और वे फैसला करते हैं कि अब वे सिर्फ उन डॉग्स का ध्यान रखेंगे और कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। हालांकि डॉक्टर को तो अभी भी सिर्फ अपने हॉस्पिटल वाले बेबीज की ही चिंता थी, सो वो बिना किसी को कुछ भी बताए अकेला ही वापस हॉस्पिटल चला जाता है। वहीं अब कुछ घंटों के बाद माइक को रियलाइज हो गया कि डॉक्टर तो उन बच्चों को देखने अकेला ही चला गया है। सो माइक अब उसके पीछे उसे वापस लेने चला गया, क्योंकि वो तो वैसे भी उसी स्टोर में मर जाता अगर डॉक्टर उसकी जान न बचाता। माइक अब शाम होने पर फिर से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन अब यहाँ कोई जीवित नहीं बचा था। सबको मारकर वे रोबोटिक डॉग्स भी चले गए। अब माइक ने अंदर जाकर देखा कि लकीली डॉक्टर अब तक सेफ बचा है, लेकिन उसने उसे एक हैरानी वाली बात बताई कि उन रोबोट्स ने यहाँ के सारी बेबीज को नहीं मारा, बल्कि वे उन्हें अपने साथ कहीं उठा ले गए हैं। अब दोनों को ही समझ नहीं आता कि वे बेबीज को क्यों ले गए और उनके साथ क्या करेंगे। माइक अब डॉक्टर को लेकर वापस से उसी सेफ हाउस में जाने लगता है जहां वो सेरा की फैमिली को छोड़कर आया था। वहीं अब बाहर हर ओर सब कुछ सुनसान ही पड़ा है। माइक और डॉक्टर भी रास्ते में एक गाड़ी में छुपकर देखते हैं कि वे रोबोटिक डॉग्स बचे कुचे हर इंसान को मारना चाहते थे। सो दोनों छिप छिप कर आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें वहीं वैज्ञानिक बिल और उसकी पत्नी दिखाई देते हैं, जो कि उसी नष्ट हो चुके रोबोट को लेकर चल रहे थे ताकि वे कोई लैब ढूंढकर इस रोबोट पर रिसर्च कर सकें और इनकी वीकनेस जान सकें। सो माइक और डॉक्टर अब उन्हें देख उन्हें सब बताते हैं कि उनके आसपास बहुत खतरा है और वे बिल और उसकी पत्नी को भी अपने साथ अपने सेफ हाउस में ले गए। यहाँ सेरा का बेटा टॉम भी प्रोफेसर बिल की मदद करने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा से टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में दिलचस्पी रही है। जिसके बाद अब विल ने टॉम को बताया कि ये डॉग्स बाहर से तो मशीन है, लेकिन अंदर से ऑर्गेनिक टिश्यूज के होने से ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। उस पैरेलल अर्थ के लोग बहुत चालाक हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से पता था कि उनके फ्लेयर अटैक का इलाज कुछ पृथ्वी के लोग ढूंढ ही लेंगे। बिल जैसे बहुत सी लोग उस समय पर बंकर या गुफाओं में छिप गए, इसलिए उन्होंने अपने डिवाइस में ही इन्हीं किलिंग रोबोट्स को भेज दिया ताकि फ्लेयर अटैक के बाद जो भी इंसान बच जाएं, ये रोबोट्स जल्द से जल्द उन सभी को मारकर इस पृथ्वी को उनके लिए खाली कर दें। बिल को अब तक इन रोबोट से ये भी पता चला कि ये तो पहले से प्रोग्राम्ड हैं। साथ ही इन्हें एक एडवांस डिवाइस से लगातार ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं कि उन्हें बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढना कैसे है और मारना कैसे है। इसलिए अब बिल का मानना है कि अगर वो किसी तरह से इन रोबोट्स को मिलने वाले ऑर्डर्स को ही ब्लॉक कर दे तो शायद से ये रोबोट्स बंद पड़ जाएंगे। तभी अब टॉम उसे एक बहुत अजीब सी बात रिवील करता है। उसने बताया कि कैसे उसकी बहन एमिली हमेशा से एक खास बीमारी की वजह से बचपन से अंधी थी, लेकिन जिस रात ये पैरेलल यूनिवर्सेस के डिवाइसेस हमारी दुनिया में लैंड किए, उसी दिन अजीब कारणों से उसकी बहन एमिली को दिखना शुरू हो गया। अब ये सुनकर तो बिल भी हैरान हो गया और वो समझ गया कि उन पैरेलल अर्थ के लोगों और एमिली के बीच कोई खास कनेक्शन जरूर से है। बिल और टॉम बात कर ही रहे थे कि तभी वहां अंदर से एमिली अब उस रोबोट को देखकर कहती है कि पता नहीं कैसे, मगर उसे इन रोबोट्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में कोई आभास हो रहा है, मानो उसे इस टेक्नोलॉजी का पता हो। वहीं अब तक बिल को ये भी पता चल गया कि ये रोबोट्स हॉस्पिटल से बहुत सारे बच्चों को उठाकर कहीं ले गए थे। सो बिल एमिली से पूछने लगा कि क्या वो उस लोकेशन का पता कर सकती है जहां ये डॉग्स उन बच्चों को ले गए होंगे। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से डॉक्टर ने आकर रिवील किया कि उसने कई सारे रोबोट्स को यहीं आते देखा है, यानी कि वे समय के साथ और इवॉल्व हो रहे हैं और उन्हें सिग्नल्स के जरिए बताया जा रहा है कि वे छुपे हुए सर्वाइवर्स को कैसे ढूंढें। अब सभी छुपने जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक रोबोट आ गया। वहीं वे उस पर फायरिंग भी नहीं कर सकते, वरना तो शूटिंग की आवाज़ों से बाकी रोबोट्स यहीं आ जाएंगे। लेकिन एमिली ने कहा कि वे
पीछे ही रहें और वो रोबोट अब एमिली को स्कैन कर उसे बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। और इससे तो बिल को पक्का हो गया कि एमिली के डीएनए में ऐसा कुछ है जो कि इन पैरेलल यूनिवर्स के डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। हॉस्पिटल में भी डॉग्स ने एमिली पर अटैक नहीं किया, लेकिन तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऊपर से एमिली को जो दिखना शुरू हो गया है, इस पर भी बिल ने नोटिस किया कि एमिली का डीएनए ही उस अटैक वाली रात म्यूटेट हो गया था, इसलिए उसकी देखने की क्षमता वापस आ गई। सो बिल अब इसी पर रिसर्च करने का फैसला करता है कि एमिली और उन पैरेलल अर्थ के लोगों में क्या कनेक्शन है। तो वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट कैथरीन और कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ अब तक कई दिनों के सफर के बाद उस लोकेशन तक पहुंच ही गए जहां से उन्हें उन डॉग्स को मिलने वाले ऑर्डर्स के सिग्नल मिल रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो उन्हीं पैरेलल यूनिवर्स के लोगों का एक डिवाइस पड़ा था जो कि शायद लैंडिंग के वक्त मैल फंक्शन होकर यहाँ जंगल में गिर पड़ा और अब इसका पैनल खराब हो चुका है। कैथरीन अब बाकी सोल्जर्स के साथ जल्दी से आसपास के एरियाज और इस डिवाइस को चेक करने लगती है। उसने ध्यान दिया कि इन पैरेलल वर्ल्ड के लोगों की हर एक टेक्नोलॉजी में उन्होंने ऑर्गेनिक ब्रेन को इंस्टॉल कर रखा था। तभी कैथरीन का ध्यान आसपास के रोबोटिक डॉग्स पर गया और ये सब अब हमला नहीं कर रहे थे। कैथरीन और कर्नल दोनों समझ जाते हैं कि क्योंकि जिस डिवाइस से उन्हें सर्वाइवर्स को मारने के ऑर्डर्स मिल रहे थे वो ही टूट गया, इसलिए बिना ऑर्डर के वे कुछ नहीं कर रहे। यानी कि कैथरीन को इन डॉग्स की कमजोरी मिल गई। उसे अब बस ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जिससे कि वो इन रोबोटिक डॉग्स और उन्हें मिल रहे ऑर्डर्स को ब्लॉक कर सके, फिर वे किसी काम के रहेंगे। यानी कि पहली बार इस पृथ्वी के लोगों को एक उम्मीद हाथ लगी है जिससे कि वे दूसरी पैरेलल अर्थ की पृथ्वी का सामना कर सके। उधर प्रोफेसर बिल भी इन्हीं सब में लगा था। वहीं पैरेलल अर्थ ने ये सब किया क्यों? उन्होंने इस पृथ्वी पर अटैक क्यों किया? इनका कारण क्या है? अब कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आना बाकी है, जो सब कुछ आपको पता चलेंगे इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। तो कमेंट्स में अभी पार्ट 2 टाइप करें और हम फाइनल पार्ट विद इन 2 डेज ले आएंगे। धन्यवाद।